स्टूडेंट, आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत फर्स्ट पेपर ज्ञान तथा पाठ्यचर्या के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम के सोपान। यह हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पूर्व कक्षा में पाठ्यक्रम विकास पढ़ा था और उसके सोपान पढ़ रहे थे। सोपान के अंतर्गत हमने उद्देश्य लक्ष्य पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने 6 पॉइंट पढ़े थे। फिर हमारा सेकंड था पॉइंट अधिगम अनुभवों का चयन। उसके अंतर्गत भी हम 4 पॉइंट को कंप्लीट कर चुके थे। इसके अंदर हमारा जो 5वां पॉइंट है वह है शिक्षण सूत्र संबंधित अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण सूत्र अधिगम, शिक्षण सूत्र अधिगम अनुभव। कि शिक्षण सूत्र अधिगम अनुभव के शिक्षण सूत्र से संबंधित हम जो अधिगम अनुभव है किस प्रकार से छात्रों को देते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है वह शिक्षण सूत्रों के उपयोग से अधिगम स्तर में सुधार होता है। जब हम छात्रों को शिक्षण सूत्र के माध्यम से अध्यापन कार्य करवाते हैं, शिक्षण सूत्र के माध्यम से जब अध्यापन कार्य हम करवाएंगे तो क्या होगा, अधिगम स्तर उच्च होता है। अधिगम स्तर उच्च, तो अधिगम स्तर उच्च रहेगा जब हम शिक्षण सूत्र के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। अगर जिसके माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, अगर वह छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च बनाता ही नहीं है तो उससे क्या करते हैं, हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते हैं। हम उन चीज़ों को सम्मिलित करेंगे जिसमें छात्रों का अधिगम स्तर उच्च होना चाहिए। उन चीज़ों से ही छात्रों को अध्यापन कार्य करवाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो शिक्षण सूत्र है उसको किस तरह से पढ़ाना चाहिए। सबसे पहले सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। जब हम छात्रों को अध्यापन कार्य करवाएंगे तो हम शिक्षण सूत्र के माध्यम से सरल से कठिन की ओर अध्यापन कार्य करवाते हैं, जिससे जो छात्र है वह सरल चीज़ों को जानकर कठिन की ओर ज्ञान प्राप्त करता है। जब भी हम छात्रों को पढ़ाएंगे तब हम छात्रों को एकदम सा सरल जो ज्ञान है वह प्रदान करते हैं, फिर उसके आधार पर हम कठिन की ओर ले जाते हैं, जिससे जो छात्र है उनका अधिगम स्तर उच्च बना रहता है और छात्रों को अधिगम प्रक्रिया भी रुचिपूर्ण लगती है। जब छात्र इसके अंतर्गत रुचि रखेंगे तो उनका क्या होगा, अधिगम स्तर उच्च होता है, क्योंकि उन्हें उस चीज़ पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो रही है। तो हम जब भी हम छात्रों को पढ़ाएंगे तो हम शिक्षण सूत्र के माध्यम से ही अध्यापन कार्य करवाना चाहिए, ताकि छात्र उसे पढ़ने में अधिक रुचि का अनुभव कर सके। अब इसके अंतर्गत हमारा 6ठा पॉइंट है अधिगम के नियम। अधिगम के नियम संबंधी अनुभव। अधिगम के नियम संबंधित अनुभव। जब हम छात्रों को अध्यापन कार्य करवाते हैं तो हमें अधिगम संबंधी नियमों के आधार पर अध्यापन कार्य करवाना चाहिए, जिससे जो पाठ्यक्रम है उसका उचित स्थान प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो थॉर्नडाइक था
थॉर्नडाइक था उसने क्या किया था, जो अधिगम के नियम हैं उन्हें इन्होंने बताया था। जैसे तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, वो इन्होंने थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए हैं उसके आधार पर क्या करा, शिक्षक ने अध्यापन कार्य करवाया। जब शिक्षक ने अध्यापन कार्य करवाया तो उसके अंतर हमने क्या देखते हैं कि छात्रों का अधिगम स्तर उच्च होता है। शिक्षक इसके अंतर्गत स्वयं अनुभव करके बताते हैं कि जब भी हमने इन नियमों के माध्यम से अध्यापन कार्य करवाया है तब छात्रों का अधिगम स्तर ऊंचा हुआ है। तो इसके आधार पर ही क्या हुआ कि छात्रों का अधिगम स्तर उच्च बना रहता है। तो हमें अधिगम के जो भी नियम हैं उसके आधार पर ही अध्यापन कार्य करवाना चाहिए जिससे छात्र का अधिगम स्तर उच्च बना रहे। इसके अंतर्गत जो हम देखते हैं कि अधिगम अनुभव चयन के अंतर्गत कि जो भी चीज़ अगर हम बालकों को सिखा रहे हैं वह हमारे अनुभव के आधार पर होनी चाहिए। जिस चीज़ का हमें अनुभव है उसके माध्यम से हम छात्रों को ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। अगर हमें किसी से संबंधित कोई ज्ञान ही नहीं है तो हम छात्रों को वह ज्ञान प्राप्त कराने में असक्षम हो जाते हैं। इसलिए हमें अधिगम संबंधी जो भी नियम होते हैं, जो थॉर्नडाइक ने अधिगम संबंधी जो भी नियम बताए हैं उन्हें कक्ष में बताना चाहिए और उससे अध्यापन कार्य भी करवाना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, अधिगम सिद्धांतों संबंधित अनुभव। कि अधिगम सिद्धांतों संबंधित अनुभव कौन से होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि छात्रों को स्थायी एवं तीव्र गति से अधिगम कराने में सक्षम है तो उस सिद्धांत का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाता है। क्योंकि अगर छात्रों को स्थायी ज्ञान मिल रहा है, छात्रों को स्थायी ज्ञान हम छात्रों को दे रहे हैं या हम यूँ कहें तीव्र गति से हम जो अधिगम करवा रहे हैं उसमें अगर सक्षम है तो वह हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। अगर उससे छात्रों का स्थायी ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है या तीव्र गति से अधिगम नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं करते हैं। और यह जो सिद्धांत है वह अधिगम की ही प्रक्रिया है, अधिगम इसके माध्यम से ही कराया जाता है। जो अधिगम संबंधी जो सिद्धांत है वह कौन कौन से हैं? उद्दीपन, परिवर्तन, फिर है हल का प्रबलन सिद्धांत, फिर है प्रज्ञा व भूल का सिद्धांत। तो जो ये सिद्धांत है वह क्या है, अधिगम सिद्धांत है जिसके माध्यम से हम छात्रों को अधिगम कार्य करवाते हैं। तो इसके माध्यम से जब हम करवाते हैं तो छात्र अधिक से अधिक सीखने को मिलता है कि किस सिद्धांत में क्या चीज़ बताई गई है, उस चीज़ को वह छात्र क्या करता है, प्राप्त करता है, वही करने की कोशिश भी करता है। तो ये टॉपिक था जो अधिगम अनुभवों का चयन, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 7 पॉइंट बताए हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है
हम पढ़ चुके हैं। तीसरा है विषय वस्तु का चयन। विषय वस्तु का चयन हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि यह जो है वह क्या है, पाठ्यक्रम का प्रमुख साधन। यह क्या है, पाठ्यक्रम का प्रमुख साधन है और यह पाठ्यक्रम का तृतीय सोपान भी है। पाठ्यक्रम विकास का तृतीय सोपान, यह प्रमुख साधन भी है और क्या है, पाठ्यक्रम विकास का तृतीय सोपान है। अब हम आगे देखते हैं, हमने जो उद्देश्य है और अधिगम अनुभव के बाद पाठ्य वस्तु के चयन द्वारा पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है। उससे पहले जो हमने उद्देश्य लक्ष्य पढ़े थे और अधिगम अनुभव पढ़े थे, उसके बाद जो तीसरा टॉपिक आता है विषय वस्तु का चयन। तो जो विषय वस्तु का चयन है उसके माध्यम से भी हम क्या करते हैं, छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च उठाते हैं, यानी उच्च स्तर बनाते हैं। अब जो विषय वस्तु का चयन है इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है छात्रों की योग्यता व स्तर, कि छात्रों की योग्यता व स्तर। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम का जो स्वरूप था वह व्यापक रूप था, ठीक है, व्यापक रूप ग्रहण करता जा रहा था। प्रत्येक छात्र की अगर हम देखें योग्यता व स्तर को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। हम पाठ्यक्रम का स्वरूप कब निर्धारित करेंगे, जब हमें छात्रों का क्या प्राप्त हो, योग्यता प्राप्त हो और स्तर प्राप्त हो। तो इनके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम का विकास करते हैं। तो पाठ्यक्रम का विकास कैसे होगा, छात्रों की योग्यता व स्तर के अनुसार होगा। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो इनका जो स्वरूप है वह क्या हो चुका है, व्यापक हो चुका है। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत चुनाव भी छात्रों की योग्यता के और स्तर के अनुसार ही करना चाहिए। जब भी हम पाठ्यक्रम का विकास करेंगे तो छात्रों की योग्यता व स्तर को ध्यान में रखकर ही करते हैं। वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के निर्धारण की व्यवस्था न होने के कारण एक सामान्य पाठ्य वस्तु की रचना भी की गई है। इस रचना के कारण जो प्राथमिक स्तर के जो पाठ्यक्रम था उसको सभी पर लागू किया गया और प्राथमिक स्तर पर जो भी पाठ्यक्रम है वह सेम रखा गया है, चेंजिंग नहीं किया गया है। इसलिए पाठ्य वस्तु की जो व्यापकता है उसको पाठ्यक्रम के अंदर भी व्यापक स्वरूप प्रदान कर देती है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर आपने देखा होगा कि जो भी पाठ्यक्रम है वह सभी के लिए सेम होता है, इसमें चेंजिंग नहीं किया जाता है। और हम जब भी पाठ्यक्रम का विकास करते हैं तो हमें सबसे पहले योग्यता, उनके स्तर को ध्यान में रखकर करना चाहिए, जिससे छात्र लोग उससे अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। अब इसके अंतर्गत सेकंड पॉइंट है समाज की आकांक्षा। समाज की आकांक्षा, समाज की आकांक्षा भी यही होती है कि जो पाठ्य वस्तु है वह इस प्रकार की हो जिसमें जो
बालक है वह समाज का एक उत्तरदायित्व नागरिक बन सके। तो समाज क्या चाहता है कि जो हमारा छात्र है वह समाज के कार्यों में भाग ले सके और एक अच्छा कुशल नागरिक बन सके। इसलिए इस कार्य के लिए जो पाठ्य वस्तु है उसका स्वरूप भी छात्रों का स्वांगीण विकास करना संभव होता है, जिससे छात्रों का स्वांगीण विकास होता है। और वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो समाज की आकांक्षा है वह भी पूरी होती है, क्योंकि जैसा समाज चाहता है कि उसका नागरिक किस प्रकार से बने, उसी आधार पर हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, जिससे जो बालक है वह समाज की जो कर्तव्य है, जो नियम है, उनका भी पालन कर सके और समाज के कार्यों में भागीदारी से अपना योगदान भी वह दे सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो हमने पाठ्यक्रम बनाया है तो एक तरफ तो समाज की आकांक्षा पूरी होती है और एक तरफ पाठ्यक्रम का विकास भी पूर्ण हो जाता है। तो हमें उसके अंतर्गत समाज की जो आकांक्षा है पाठ्यक्रम विकास के अंतर्गत उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि समाज क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग ही पाठ्यक्रम का विकास करना चाहिए। अब इससे संबंधित आज का अध्ययन कार्य है विषय वस्तु के चयन के अंतर्गत किन्हीं दो बिंदुओं का वर्णन कीजिए। आज का आपका गृह कार्य है कि विषय वस्तु के चयन के अंतर्गत किन्हीं दो बिंदुओं का वर्णन कीजिए। ये आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप लोग मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं या किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।